जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना जो संभावित प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं मैथमेटिक्स में। आज अपना 4th डे है। 3 डेज तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये इसकी खासियत ये है कि जो संभावित प्रश्नों की सीरीज है इसमें हम लोग 10 के लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनमें कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट होता है या बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड होते हैं या फिर जो कैलकुलेटिव होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी इस फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब क्या कह रहा है, वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या फिर कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क का एक मैंने फार्मूला माइंड मैप वाला जो अपना क्लास चल रहा है उसमें भी हमने एक फार्मूला बताया था। इसमें क्या होता है कि अगर M1 व्यक्ति मिल करके D1 दिन काम करके W1 काम को करते हैं तो उसी से उस दूसरा जो फार्मूला होता है वो कहते हैं इक्वल टू होता है M2 व्यक्ति D2 दिन काम करके W2 काम करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हमारा। इसमें ये है, यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं कि उसी फैक्ट्री निर्मित करते हैं, कितनी और अधिक दिन लेंगे उतनी ही संख्या को। देखिए उतनी ही संख्या, इसका मतलब जो काम है वस्तुओं की उतनी ही संख्या, जो काम है दोनों समान हो गया, सेम काम को करना है। इसका मतलब देखिए जब काम समान हो गया तो W से W कट जाता है। अब आपके पास M1 या तो मशीनें होती हैं या फिर व्यक्ति होते हैं। तो कह रहा है M1 यहाँ पे कितना दे रहा है, 84 मशीनें। तो M1 की जगह हो जाएगा 84 इंटू कितने दिन में काम कर रहे हैं, D1 हो जाएगा आपका 126 इज इक्वल टू, और दिन M2 हमसे पूछा है, मतलब कितना अधिक या कम है ये पूछा है। पहले M2 निकालेंगे, कितने दिन काम करवाना है, 108 दिन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब चलिए इसको जरा काटिए। देखिए 8 1 9 और ये 12 से कट जाएगा 84 और 12 7 84 होता है। ठीक है, 12 निम 108 होता है, ये कट गया आपका। अच्छा 6 2 8 1 9, 126 जो है 9 से कटता है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे यूज कर लिया करिए कैलकुलेशन में भी। देखिए जैसे 126 है, इसके अंकों का योग 6 2 9 1 10 सॉरी 6 2 8 1 9 आ रहा है ना, तो ये 9 से कटेगा तो 9 1 जा और 9 1 जा और यहाँ बच गया 3, तो ये आ गया 36, 9 चौक 36, इतना आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 सते 98, तो 98 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे वाले मतलब 108 दिन में काम करने के लिए। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूछ रहा है पहले वाले से कम पड़ेगी ज़रूरत या ज़्यादा। तो बताइए पहले लग रहे थे 84 मशीनें, ठीक है ना, अब लग रही हैं कितना, 98 मशीनें। इसका मतलब ज़्यादा लग रहा है, तो कम वाले सारे ऑप्शन तो कट गए आपके। कितना ज़्यादा लग रहा है, 98 में से 84 माइनस कर लिए, 8 में से 4 गया, 4 लास्ट यूनिट डिजिट पे 4 एक ही जगह है, ये टिक करके निकल लो, 14 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 108 दिन में करना है तो आपको 14 मशीनें, मतलब फैक्ट्री को 14 मशीनें और अधिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका मीन से है क्वेश्चन, मीडियन से। इसमें कह रहा है द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 29 x + 1 33 44 x + 3 एंड x + 6 एंड 46 इज 39। तो देखिए ये मीन दे रखा है, तो मीन का फार्मूला क्या बताया था हमने, यहाँ होता है टोटल का सम और नीचे होता है नंबर, टोटल नंबर। ठीक है ना, तो जरा मीन कितना दे रखा है, इसने ऑलरेडी दे रखा है 39, तो यहाँ पे रख दीजिए 39 इज इक्वल टू, सम करना है इस सारे प्रेक्षणों का सम कर दीजिए। तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 + x + 1 + 33 + 44। ठीक है, ये फोटो इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, 44 हो गया
और प्लस फिर x प्लस 3 और फिर प्लस x प्लस 6, मैंने नीचे लिख दिया। अब टोटल को डिवाइड करोगे जितने प्रेक्षण हुए, देखो कॉमा जहाँ लगा है वहीं से प्रेक्षण काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे लास्ट में प्लस 46 भी है। टोटल प्रेक्षणों की संख्या 7 हो गई। ठीक है, अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 नम 63 का 3 हो गया, कैरी 6 लग गया, 7 तियां 21 और 6 27 हो गया। ठीक है ना, इज इक्वल टू में इन सबको जरा ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए x को ऐड करो एक साथ, टोटल x कितने हैं, 1 और 2 और 3x है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस इन सारे नंबरों को जरा जोड़िए, 29 प्लस ये 33 और 1, ठीक है ना, तो 30 और 30 60 3 63, 63 यहाँ से आ गया और 63 और 6 ये 66, इन सबको जरा ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है नंबर्स को, कितना आ जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, मैं यहीं से बता देता हूँ आप लोगों को कितना आ जाएगा था, ये कहीं रखा था वो मिल नहीं रहा है। 273 तो ये आया, चलो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना कितना है, एक तो 29 है, 1 है और फिर 33 है, 33 के बाद आपका 44 है, 44 के बाद एक 3 है, 3 के बाद एक 6 है, 6 के बाद एक 46 है। इतने संख्याओं को ऐड करना है। 6 6 12, 12 3 15, 15 4 19, एक 20, 2 22, एक 23, 23 और 7 30 और 2 32 के 2 कैरी लगा 3, ठीक है ना, 4 और 3 7, 4 11, 11 और 3 14, 14 2 16, ठीक है, 162 आ जाएगा इसका सबका सम। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ये चीज़ें सही है ना। मुझे क्यों कन्फ्यूजन लग रहा है, एक सेकंड में इसको कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभी आज लेट हो गया था वीडियो शूट करने में, मैं कहीं बाहर चला गया था। देखिए आपके सामने है 29 प्लस 1 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 46, 162 सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका कितना 162। अब इस 162 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो 7 यहाँ पे आपका 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखा 273 में से 100 चला गया तो यहाँ तो 100 आ गया, तो 1 आएगा ही। अब 73 में से 73 में से 62 घटाइए, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 6 गया 1, इतना आ गया 111 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 त्रिके 9 और 2 21, 3 7 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 37 आ गई। ठीक है, अब इन प्रेक्षणों को लिखना है, x की वैल्यू सब जगह रख दीजिए। तो ये सारे प्रेक्षण क्या क्या आ जाएंगे आपके, पहला आ जाएगा 29 कॉमा x प्लस 1, x 37 है तो प्लस 1 कर दिया आपने, 38 हो गया, कॉमा 33, फिर कॉमा 44 कॉमा x प्लस 3, तो 37 और 3 मिल करके ये 40 हो गया, फिर कॉमा लगा दीजिए, x प्लस 6, 37 प्लस 3 तो 43 आ गया आपका ये। ठीक है, और फिर लास्ट में 46। ठीक है, ये रब कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट, समझ गए यहाँ तक। अब इन सब का क्या करना है हमें, इन सब का हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। चलिए सबसे छोटा अरेंज कीजिए 29, 29 के बाद इससे बड़ा 29, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 33 है, 33 मिल गया, 34 नहीं दिख रहा, ये हो गया, ये हो गया, 34 नहीं दिख रहा है, 35 नहीं दिख रहा है, 36 37, ये एक 38 मिल जाएगा, इसके बाद 38 के बाद आपका आ जाएगा 39, कहीं नहीं दिख रहा है, 40 नहीं दिख रहा है, 40 है, ये 40 आ गया, 40 के बाद आपका आ जाता है 41, कहीं नहीं है, उसके बाद सीधा 43 मिलता है, 43 लिखिए, 43 के बाद आपका आ जाएगा 44, 44 के बाद आपका आ जाएगा 46। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अब मीडियन निकालने के लिए हमने बता रखा है आपको, जब ऑड नंबर होते हैं तो बीच वाला ही इसका मीडियन होगा। लेफ्ट से 3 छोड़ दो, राइट से 3 छोड़ दो, बीच वाला 40 मिल गया, 40 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, समझ गए।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करके रखो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसा कि मैंने माइंड मैप पे बताया था वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है प्रेक्षण, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि यहीं आप लोगों को दिख जाए। इस क्वेश्चन को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो ओके, देखिए क्या कह रहा है, यदि व्यंजकों इतना कॉमा इतना और इतना के योग में इन तीनों व्यंजकों को आपको जोड़ना है, में x और y और एक्स वाई के गुणनखंड को पी क्यू आर बोला है। मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसे p बोला है, y का जो कोफिशिएंट है उसे q बोला है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसे r बोला है। फिर आपसे p प्लस क्यू प्लस माइनस आर की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम सबसे पहले r वाला कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई वाले टर्म देखो कहाँ कहाँ है। सबसे पहली बात, सबका योग करना है, तो आप लोग सारी इक्वेशन को योग मत करना, माइंड मैप में भी ये मैंने सिखा रखा है। क्या करोगे, एक्स वाई वाला टर्म ढूंढो। पहले वाले में देखो कहीं एक्स वाई वाला टर्म है ही नहीं, छोड़ दो। यहाँ पे आ जाओ, एक्स वाई वाले टर्म में यहाँ 2 मिल गया कोफिशिएंट, तो यहाँ 2 लिख लो। और यहाँ पे देखिए अगले में एक्स वाई वाले का कोफिशिएंट 3 और पहले माइनस लगाया तो -3 आ गया, ठीक है। कुल मिला के 3 में से 2 गया 1, तो आपका आर की वैल्यू निकल के आ गई 1। समझ गए ना, एक्स वाई का कोफिशिएंट हमने ढूंढ लिया, कितना मिला, केवल 1 मिल गया, ठीक है। जोड़ भी रहे हैं साथ ही साथ। अब हम x का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट हमारा p है। जरा देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 5 मिल गया, 5 रख दो। इस वाले में क्या कोफिशिएंट मिला, -4, यहाँ -4 रख दो। और इस वाले में कितना मिला, 2 मिल गया, तो +2 रख दो। सॉल्व करो, देखो कितना है, 5 2 7, 7 में से 4 गया -3, तो p की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, -3, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग। अब उसके बाद देखिए q क्या है, y है, तो y का कोफिशिएंट ढूंढिए। पहले वाले में -7 मिल गया, यहाँ रख देता हूँ, -7 मिल गया। दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट कहाँ है ही नहीं, अच्छा है, ये 3 मिल गया, +3 मिल गया आपको, ठीक है। तीसरे वाले में y का कोफिशिएंट ढूंढिए। तीसरे वाले में देखिए y वाला टर्म ही नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया, -4 बच गया आपका, बड़े वाले का साइन लगता है। तो आपका q की वैल्यू आ गई कितनी, -4, ये y का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो पूछ रहा है वो कर दीजिए। p की जगह कितना रखोगे, p की वैल्यू कितनी आई है आपकी, -3, यहाँ रख दीजिए -3, प्लस q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू सही आई है ना, यहाँ पे -7 ही है ना, हाँ। q की वैल्यू आपकी आ गई -7। समथिंग इज रॉन्ग यहाँ पे। अच्छा, पहले वाले में जरा देखें, अगर हम x का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, 5 में से 4 गया, -1। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 5 में से 5 और 2 7 होता है ना, ये 5 हो गया आपका, और ये 5 और यहाँ पे मिल गया -4, तो 1 बच गया प्लस का, और ये 2 और 1 मिल करके 3, ये प्लस का बचेगा आंसर। यहाँ हमने माइनस क्यों लिया है, सॉरी, क्यू p की वैल्यू +3 आएगी, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये +3 होगा, ये +3 हो गया। q की वैल्यू आपकी आ गई -4, ठीक है। और -r है, तो r की वैल्यू है 1, तो ये -1, या सॉरी यहाँ पे भी देखिए दिक्कत आ गई, यहाँ पे भी आपको -1 लिखना है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली थोड़ा सा मैं बाहर से आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इधर दिमाग चल गया, ठीक है। यहाँ पे -1 आ जाएगा आपका, तो ये 4 और ये +3 है, -4 और ये -+1, तो यहाँ 4 में से 1 गया, -1 +1, ये कट करके 0 बन गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आप लोग कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, ये क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ा दिया हमने, ठीक है, बढ़ाया जाता है। तथा भुजा पी आर पर लंब एक किरण आर टी खींची जाती है। ये रही हमारी पी आर, आर पे एक लंब है आर टी, ये टी हो गया, ये इस वाली रेखा पे लंब है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा आपका, ठीक है।
इस प्रकार खींची जाती है कि एक न्यून कोण होता है, ठीक है, ये वाला न्यून कोण आपका हो जाएगा। ये आगे क्या है, यदि एंगल पी क्यू आर का अनुपात 3:2:1 दिया है, पी आपका दे रखा है 3, क्यू दे रखा है 2, आर दे रखा है 1, ठीक है। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। आप मान सकते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, टी आर एस, इसका मतलब ये वाला कोण, इसको थीटा मान लेते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले इस वन एंगल की वैल्यू पता करते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये देखिए ये यूनिट वाइज है, ये अनुपात में है, तो 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 18, 30 डिग्री। तो ये कोण हमें पता चल गया कितना है, 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा ये जरा देखिए, ये पूरा लीनियर पेयर है ना, ये एक ही लाइन पे तीनों कोण बन रहे हैं, तो इन तीनों का 30 + 90 + थीटा, 30 + 90 + थीटा मिला करके 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के सॉरी लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 9 3 12 120 ये हो गया, प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा की जगह क्या रखे कि ये 180 बन जाए, 120 में क्या जोड़ोगे, 60। तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 आ गई, जो कि कहाँ दे रखा है, देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तब ना तो एक बादशाह और ना ही एक काला ब्लैक कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। टोटल तो पता चल गया, टोटल है 52 कार्ड हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, ना तो वो आपका बादशाह हो, बादशाह भी नहीं होना चाहिए, और ना ही वो ब्लैक कार्ड हो, ठीक है ना। तो बताइए ताश के पत्तों में टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं ना 4। और बताइए टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो 2 ही कलर के होते हैं। ताश जो होता है खेलने वाला कार्ड होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो 2 ही कलर के होते हैं, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है, ठीक है। तो उसमें 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, तो 26 तो आपके ब्लैक आ गए, ठीक है। अच्छा एक चीज दिमाग लगा के बताइए, इन 4 बादशाहों में 2 बादशाह तो ब्लैक के भी होंगे और 2 जो है रेड के भी होंगे कि नहीं बताओ, 2 ब्लैक कलर के बादशाह होंगे, 2 रेड कलर के बादशाह होंगे। तो क्या मुझे बताओ, ये जो ब्लैक वाला है ये ऑलरेडी इसमें नहीं काउंट हो गया है। अगर 26 पत्तियां काली कलर की हैं, ब्लैक कलर की हैं, उसमें 2 बादशाह भी तो शामिल है, तो इस 2 बादशाह को अलग से नहीं काउंट करोगे आप, केवल ये 26 काउंट करोगे, और 2 रेड, 2 पत्ती और जोड़ दो तो टोटल 28 पत्तियां हो जाएगी, ठीक है, जिसकी हमने से बात करी जा रहा है। अब इन 28 में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, सारे के सारे ब्लैक कार्ड इन्वॉल्व हो गए और 4 के 4 बादशाह इन्वॉल्व हो गए, हुए कि नहीं। 26 ब्लैक कार्ड थे जिसमें 2 बादशाह पहले से आए हुए थे और 2 रेड बादशाह हमने और जोड़ दिए, तो हो गए 28, ठीक है। 28 टोटल पत्तियां आ गई, जिसमें क्या क्या है, 4 बादशाह और 24 जो है ब्लैक कलर है, 24 क्या बल्कि 26 ब्लैक कलर है, 2 बादशाह भी ब्लैक कलर के हैं। समझ पा रहे हो ना आप लोग, आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो 28 हो गया। अब हमें यही होता है, ये अनुमानित हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको ऊपर रख दीजिए और टोटल को नीचे रख दीजिए, 28/52। तो 4 से काटिए, 4 7 28, 4 13 बार में चला जाता है 52, तो 7/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। कोई डाउट होगा एक बार बैक करके फिर से कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो ब्लैक कार्ड में ऑलरेडी 2 बादशाह इन्वॉल्व थे, उसको 2 बार और मत जोड़ दीजिए, 4 बादशाह जोड़ोगे ना तो वो ज्यादा बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किसी स्कूल के लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 12-13 दे रखा है, ये रहा बॉय ये रहे गर्ल। कह रहा है हमने माना
बॉय अगर 12 हैं तो गर्ल्स कितनी है 13 है, ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 372 है तो उस स्कूल में टोटल विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़कियों की संख्या बता दो, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अनुपात में तो कह रहा है लड़के 12 हैं, एक्चुअल में लड़के कितना है 372, इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी बता रहा है वो 372 बता रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है टोटल विद्यार्थी बताओ, तो अनुपातिक सम टोटल कितना हो जाएगा 13 12 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। 12 का ये 31 गुना होता है 31 टाइम, नहीं समझ पाए मैं काट के बता देता हूं। देखिए 7 2 9 3 12 है, 3 से कटेगा ये भी, 3 से 4 बार में गया, 3 से इसको काटिए एक बार, 3 दूनी 6 और बड़ा 3 चौक 12 हो गया ना। अब ये देखिए 4 से काटेंगे तो 31 बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, तो हो गया ना। देखिए 12 का 31 गुना बोला था मैंने, 12 का 31 गुना ये था, तो 25 का 31 गुना निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए। 25 एकम 25 का 5, कैरी लगा 2, 25 तिहाई 75, 2 77, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 775 टोटल विद्यार्थी होंगे, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। मैं कोई एक्स वैक्स मान के नहीं कर रहा हूं, और आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक्स बचपन में मान करके करते थे, छोटे जब होते थे उसमें करते थे, ठीक है, स्मार्ट बनिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मैंने जैसा कि माइंड मैप में भी बताया था कि मैं क्वेश्चन को कोशिश करता हूं बिना फार्मूले के ऐसे क्वेश्चन करे जाए। देखिए क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी सेम राशि पर 8% वार्षिक की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 रुपया कम है, तो धनराशि बता दो हमें। हमें नहीं पता कितनी है धनराशि, हमने मान लिया मान लो x रुपया था। और एक चीज मानना, कोई भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये 100% था, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ब्याज लग रहा है 12% वार्षिक, तो बताओ 2.5 साल का ब्याज कितना हो गया 12% के हिसाब से। 1 साल का 12%, 2 साल का 24%, आधे साल का 6% और, तो 24 6 30, ये हो गया आपका 30%। ये पहला ब्याज लगेगा उसको, ठीक है। कह रहा है उसी राशि पे एक्स पे ही ब्याज वो 8% कर दिया, कितने साल के लिए 4.5 साल के लिए, तो 8% के हिसाब से 4.5 साल का ब्याज बताओ कितना हो गया। 8% अगर ब्याज है, ये 12% था, तो 4 साल का तो 8 चौक 32 हो गया, ये 32%, आधा साल और है 32, तो 8% के बजाय 4% लगेगा, तो 32 और प्लस 4, ये हो गया आपका 36%, ठीक है। देखिए पहले वो ब्याज देता था 30%, उसका जो साधारण ब्याज आया था, बाद में साधारण ब्याज आ गया कितना उसी राशि पे 36% का साधारण ब्याज आ गया। अंतर दोनों ब्याजों में कितने का हुआ 6% का अंतर हुआ। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अंतर जो आ रहा है 600 रुपए का आ रहा है। यहां हमारा प्रतिशत में अंतर 6 आया है, लेकिन रुपए में अंतर कितना आया 600 रुपए का। इसका मतलब 6% को बोला वो 600 रुपया, 6% 600 रुपया बोला, ठीक है। ये कितने गुना बोल दिया 100 गुना बढ़ा के बोला, तभी तो ये 600 बना। अब हमसे मूलधन पूछ रहा है, हमने बता दिया ना आपको कि सारे मूलधन अपने आप में 100% होते हैं, तो 6% पता है, तो 100% निकाल दीजिए कितना होगा। ये रुपया जो है 6% का 100 गुना है, तो 100% का भी 100 गुना कर दीजिए, 100 गुना 100 आपका 10,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आ गया कितना ना 10,000 रुपया। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है। आई होप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, नहीं तो एक बार वीडियो प्ले करके फिर से देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत साधारण लैंग्वेज में बताता हूँ, कोई फार्मूला नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन करने का कम टाइम में। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए एक हमने पाई चार्ट का क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने। पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी संभावित प्रश्न है कि आ सकता है फिर से आपके सामने पाई चार्ट। देखिए क्या कह रहा है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त दिए गए अंक इतने हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है नीचे पढ़ लेते हैं।
नीचे क्या कह रहा है, यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंडों का कोण ज्ञात करो। गणित का पूछा है। देखिए जब पाई चार्ट बनता है तो कैसे बनता है, तो एक सर्कल बना लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें 5 सब्जेक्ट है टोटल, तो इस सर्कल को 5 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 और 5 भाग में बांट दिया आपने। पहला हो गया आपका इंग्लिश का जिसमें कि 72 मार्क्स पाई है। दूसरा आपका आ गया किसका, हिंदी का जिसमें 84 मार्क्स हैं। तीसरा आपके पास है मैथ का जिसमें 96 मार्क्स हैं। चौथा आपके पास है साइंस का जिसमें कितना है 80 मार्क्स हैं। पांचवा सब्जेक्ट है आपका एसएसटी का, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 68 मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसने कोण पूछा है ना, टोटल कोण कितना होता है एक वृत्त का, 360 होता है। तो ये टोटल मार्क्स के बराबर होना चाहिए। सारे नंबर को जोड़िए जरा, कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 4 18, 2 20 का 0 कैरी लगा 2, 6 2 8 8 16, 16 और 8 24 1 25, ठीक है ना। 25 और 5 30, 3 33, 33 और 7 40, ये आ गया टोटल 400 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 400 नंबर 360 डिग्री के बराबर है। उसने पूछा किसका है, गणित वाले का पूछा है। देखिए गणित वाले का, गणित वाला 96 नंबर है, तो बताइए 96 नंबर कितने के बराबर होगा। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। इसको 4 से काटते हैं, 4 दाह में 40, 4 निमम 36, ये 9 चला गया, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गया इसमें कि आंसर आपका दशमलव में आने वाला है। सारे ऑप्शन चेक करिए जरा, मैंने बोला है क्वेश्चन करते टाइम ऑप्शन पे ध्यान दिया करिए। तो बिना दशमलव वाला एक ऑप्शन तो कट ही गया, ठीक है ना। अब ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 नंबर की वैल्यू, तो 9/10 आ जाएगी। 96 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/10 को 96 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसको किससे काटे, 2 से काट लेते हैं, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8 और 1 16 आ गया ना, 2 अठे 16, 48 आ गया ना। अब इसको फिर से किससे काटोगे, 5 से काट लेते हैं, 5 निम 45, 3 बच गया दशमलव, 30 हो गया, 5 6 30, 9.6 गुणा 9 कीजिए जरा, कितना आएगा, 9.6 गुणा 9, 9 6 54, ठीक है ना। तो लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आई थिंक यही हो जाएगा आंसर आपका। 9 6 54 4 5 9 9 81 82 83 84 85 86 आ गया ना, 86.4, यही ऑप्शन हो जाता है। यूनिट प्लेस देख के ही आंसर टिक कर लिया करो, इतना पूरा कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई दे रखा है 1.2 मीटर, हाइट इसका दे रखा है 1.2 मीटर है, और इसका आयतन दे रखा है इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपको इसको भी सेंटीमीटर में बनाना होगा, तो 1.2 मीटर सेंटीमीटर में जाएगा तो 100 गुना हो जाएगा, तो ये 120 बन गया सेंटीमीटर हाइट। इसका आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, V = होता है πr²h। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ओके, कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। ये आपसे पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो r की और एक h की। h पता है 120, r नहीं पता है, यहां से r पता करेंगे हम लोग। चलो r पता करते हैं, कितना आएगा। पाई की वैल्यू दे रखा है आपको, यहां रखिए सब कुछ। तो 22/7 गुणा में r का स्क्वायर नहीं पता है, h पता है 120 बराबर 4620। इनको यहीं कैलकुलेट कीजिए जरा, देखो कुछ कट रहा है क्या। एक तो 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए 4 और 2 6, ये 11 का डिविजिबिलिटी बना रहा है। 462 जो है 11 का डिविजिबिलिटी में आएगा, इसका मतलब ये 22 से कटेगा। 22 एकम 22 दूना 44 और 2 बच गया, फिर से 22 एकम 22, ये 21 आ गया, ठीक है। तो r² आपका आ जाएगा कितना, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 गुणा में 7, और ये 12 नीचे आ जाएगा आपका। कितना आ गया आपका, 12 आ गया। सही चल रहे ना हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब ये किसी और से कट सकता है क्या? किसी से नहीं कट रहा है? ये 22 से ये कितनी बार जाएगा? 22 दूना 44 और 2 46, 2 बच गया आपका, 22 हो गया, 22 एक कम 22, 21 बार गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 से मल्टीपल हो गया इसका, 21 और ये 7 हो गया, ये तो कटेगा नहीं अब। 2 1 3, 2 1 3, ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 सते 21, ये आ गया। तो आपका आ गया 7 गुणा 7 बटा 4, ये आर स्क्वायर आ गया। तो आर कितना आ जाएगा? इनका रूट, एक पेयर में थे, एक बाहर आता रूट के लिए, 7 7 का रूट आ जाएगा 7 एक बार, 4 का रूट आ जाएगा 2, तो आर निकल के आ गया आपका 7 बटा 2। अब इसमें रख के कैलकुलेट कर दो, देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर की जगह कितना आ गया? 7 बटा 2, फिर गुणा एच कितना आ गया? 120। अब इनको कर दो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन कौन कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक है ना। अब 22 को मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो 12 से करिए, लास्ट में तो 0 आएगा, 12 दूनी 24 का 4 आएगा, लास्ट में 40 आना चाहिए आंसर में, यही ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए। आगे भी कैलकुलेट कर देते हैं, 12 दूनी 24 के 4, हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 4, 24 2 26, ये आ गया 26 40, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप लोग इतना देख करके आंसर मार्क करके चले जाइएगा, हमें तो आप लोगों को सिखाना है, इसलिए मुझे पूरा बताना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से ये सीरीज़ अपनी चलती रहेंगी। और कल जो है मैथ का जो पेडागॉजी है उसका माइंड मैप आएगा, मैं सब कुछ उसमें समेटने की पूरी तैयारी में हूँ, आज रात में कंटेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।